दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हो या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपने प्रोफेशनल और पर्सनल वर्क के लिए यूज करते हो, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि आज की सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग एक्सेल के कुछ ऐसे मल्टीपल फॉर्मूला सीखने वाले हैं जो ज्यादातर आपके एक्सेल के वर्क में काम आएंगे, और साथ में एक ऐसी ट्रिक इन सभी को कंबाइन करके सीखने वाले हैं जिनसे आप अपने एक्सेल में काम को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास एक एक्सेल वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं और हर एक वर्कशीट के अंदर अलग अलग डेटा आपने पुट किया होता है, पर आप ये चाह रहे होते हो कि हर एक शीट के किसी पर्टिकुलर लोकेशन में हम उस शीट के नेम को ऑटोमेटिक अपडेट कराएं। तो वो कैसे हो सकता है, वो सब भी हम लोग एक सिंगल वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो नो डाउट कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक छोटा सा डेटा है जो कि एम्प्लॉय के अटेंडेंस रिकॉर्ड का डेटा है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ रहा है 2025 मार्च, पर यहाँ पे आप नीचे देखोगे मेरी शीट नेम पर यहाँ लिखा रहा है जनवरी। सो जैसे हम लोग अपने कीबोर्ड से रिफ्रेश करेंगे इस शीट को, तो आप देखते हैं कि रिफ्रेश करते ही यहाँ पे जनवरी 2025 लिखा लग गया। मैं अब सेकंड शीट में जाता हूँ जो कि फरवरी की शीट है, और आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक अभी जनवरी ही लिखा आ रहा है। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे फरवरी लिखा आ जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट शीट पे जाते हैं मार्च में, वहाँ पे फरवरी लिखा आ रहा है। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर मार्च लिखा आ जाएगा। यानी हम मल्टीपल शीट्स में डेटा बनाएंगे, जितनी भी शीट्स हमारे पास होंगी, और जैसे ही हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे इस तरीके से हर शीट पे नाम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और इसके जरिए ना हम लोग और भी कई सारे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में जरूर देखेंगे। पर अभी के लिए हमें समझेंगे कि ये आखिर काम कैसे कर रहा है। आप यहाँ पे देखोगे मेरे फॉर्मूला बार में मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है कि हम लोग अगर उसी शीट में जा रहे हैं तो उस शीट में जाने पर ना और F9 प्रेस करने पर डेटा रिफ्रेश हो रहा है और उसी मंथ का डेटा वहां पे लिखा आ जा रहा है, जैसे आप देखोगे इस तरीके से। और ये चीज कैसे करते हैं चलिए मैं समझाता हूँ। अब जब हम इस जगह पे जाते हैं तो आप देखोगे ये वाला एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा के रखा है हम लोगों ने। इस फॉर्मूला का क्या मतलब होता है वो हम समझते हैं। इस टोटल फॉर्मूला के अंदर हम लोगों ने 3 फॉर्मूला को यूज किया है। एक हमने यूज किया है मिड फॉर्मूला, एक हमने फॉर्मूला यूज किया है सेल फॉर्मूला, और एक हमने फॉर्मूला यूज किया है इसमें फाइंड फॉर्मूला। मैं आपको तीनों का एक एक करके यूज समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस सेल फॉर्मूला को, ठीक है, कि ये कैसे काम करता है। तो अभी मैं नॉर्मली यहाँ पे सेल लिखता हूँ और यहाँ पे इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं सेल का इक्वल सेल, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फो टाइप में यहाँ पे काफी सारी चीजें आ रही हैं, जैसे एड्रेस है, कॉलम है, कलर, कंटेंट, फाइल नेम, फॉर्मेट, पैरेंथेसिस, प्रीफिक्स, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे इन्फो टाइप्स है। हम लोगों को इस सेल में कौन सी वैल्यू ढूंढनी है वो हम लोगों को यहाँ से लिखना होगा। हम उस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं जो हम लोगों को लिखना है, और हम लोग उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख भी सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम लोग एड्रेस को ही यहाँ पे निकाल के देखते हैं। हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ लिखते हैं एड्रेस, और यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो C16 लिखा आ रहा है, यानी C कॉलम और 16th नंबर की रो। अगर मैं यहाँ पे किसी दूसरी लोकेशन पर चले जाता हूँ, वहां पे मैं कुछ लिखता हूँ, आप देखोगे यहाँ लिखा रहा है C17, यानी कि हमारे एक्टिव सेल को बताता है कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे वर्क कर रहे हैं। उसका एड्रेस ढूंढ के हम लोगों को दे देता है, ठीक है। अब ये इसने अभी एड्रेस ढूंढ के दिया। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे सेल को यूज करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फाइल नेम, जो कि बेसिकली मैंने इस फॉर्मूला के अंदर यूज किया है। तो अगर मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फाइल नेम लिखता हूँ और यहाँ पे करता हूँ एंटर, तो आप देखोगे ना यहाँ पे इसने आपको एक पूरा फाइल नेम दिया है। और वो फाइल नेम इसने क्या दिया है, अगर मैं सेल को थोड़ा बड़ा करूँ तो आप देखोगे ओवरऑल इतना बड़ा इसने हम लोगों को यहाँ पे नाम दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो किस लोकेशन पर हमारी ये वाली फाइल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ लिखा है मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड 2025। यहाँ पे हमारे पास लिखा आ रहा है ई, यानी जो हमारी लोकेशन है, ड्राइव की लोकेशन, और यहाँ पे ये लिखा आ रहा है फाइल का नेम। और आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट में लिखा रहा है जैन। जैन किस लिए लिखा रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे शीट का नाम है। अगर मैं इस शीट पर जाता हूँ, यहाँ पे मैं सेम फॉर्मूला दोबारा से पुट करता हूँ इक्वल सेल,
और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ फाइल नेम। यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं एंटर। तो आप देखोगे यहाँ लिखा रहा है फैब, यानी जिस भी सीट में आप ये फॉर्मूला यूज करोगे उस जगह पे उसी सीट का नाम यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो मैंने इस हर जगह पे वही फॉर्मूला को यूज किया है, इस वजह से यहाँ पे देख सकते हो यहाँ फैब लिखा रहा है। इसी तरीके से मैं उस शीट में चाहता हूँ जनवरी वाले में, तो यहाँ पे अभी फैब लिखा रहा है और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो वहां पे जैन लिखा आ जाएगा। समझे? तो जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है ना इस लोकेशन पर, तो यहाँ पे मैंने सेल को यूज किया, फाइंड को यूज किया और मिड को यूज किया। और ये हमने क्यों यूज किया वो मैं आपको समझाता हूँ। आई होप कि आप सेल का फॉर्मूला तो सीख ही गए होंगे कि सेल को हम कैसे यूज करते हैं, लेकिन सेल को अभी इस तरीके से यूज करने पर पूरी की पूरी पाथ आ रही होती है। लेकिन हमें चाहिए होता है सिर्फ ये जो लास्ट में शीट का नाम लिखा आ रहा है, सिर्फ हमें ये ढूंढना होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने दो फॉर्मूला और यूज किए हैं, जिसमें हमने एक किया है फाइंड को यूज और दूसरा हमने यूज किया है मिड को। तो मिड फॉर्मूला कैसे काम करता है मैं आपको यहाँ पे मिड का लॉजिक समझाता हूँ। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल और लिखता हूँ मिड, मिड को सबसे पहले एक टेक्स्ट की जरूरत होती है कि किस टेक्स्ट में से आप वैल्यू को ढूंढ रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अभी इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और हमें वैसे देखा जाए तो निकालना है यहाँ पे जैन, ये पूछता है कि आपका ये जो जनवरी है वो कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें 1 बाय 1 इन सभी को काउंट करना होगा। हमें देखना होगा कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं और उसके बाद जनवरी कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अभी के लिए मैं इसमें रैंडमली कोई नंबर लिख लेता हूँ। मैंने लिखा 41, ठीक है, कॉमा किया मैंने, नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब जनवरी में यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं, JAN 3 कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ और फिर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे जैन लिखा आ गया। अब आप कहोगे कि एग्जैक्टली मुझे कैसे पता कि 41 से जैन स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए मैंने यूज किया था फाइंड फॉर्मूला। आई होप कि आप अभी तक तो मिड फॉर्मूला को समझ गए होंगे। फाइंड फॉर्मूला क्या करता है, तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं फाइंड फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे क्या इक्वल फाइंड, फाइंड करने के बाद ये बोलता है फाइंड टेक्स्ट। आप वो टेक्स्ट हमें बताइए जो हमें पर्टिकुलरली किसी एरिया में से ढूंढना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम इसमें से क्या ढूंढना चाह रहे हैं। हम देखेंगे कि जनवरी के पास में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसे हम ढूंढ सकते हैं। तो हमने देखा कि जनवरी के पास में ही एक कैरेक्टर था क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, उसके बाद हमने कॉमा किया। उसने कहा विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में से, मैंने कहा इस टेक्स्ट में से मुझे ढूंढना है। फिर मैं जैसे यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करूंगा तो इसने मुझे बताया 40, यानी इसने मुझे बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट का जो लोकेशन है वो है 40, पर हमें काउंट करना था जैन से, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाद से। तो सिंपल सी बात है, अगर 40 ये है तो उसके बाद हम उसमें एक और जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। अगर मैं इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा एडिट करके आपको बताता हूँ, मैंने +1 यहाँ लिखा और एंटर किया तो क्या लिखा आ गया 41। तो यही चीज मैंने अभी इस जैन को निकालने के लिए इसमें यूज किया था, ठीक है। तो उस टाइम मुझे गिनना पड़ा कि ये 41 है। तो 41 तो मेरे केस में है ना, आपके केस में 41 तो नहीं होगा। तो आपको सिर्फ मिड नहीं लगाना है बल्कि इन सभी को यहाँ पे कंबाइन कर देना है। तो इन सभी को कंबाइन करने से पहले नॉर्मली हम लोग यहाँ पे पहले कुछ और फंक्शन यूज करके देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इक्वल करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ मिड का, ठीक है। मिड लगाने के बाद हमें टेक्स्ट कौन सा चाहिए होता है, हमें टेक्स्ट ये चाहिए होता है। हमने इसको कॉमा किया, कॉमा करने के बाद स्टार्ट नंबर। अब हम क्या करेंगे, इस बार हम मिड और फाइंड दोनों को साथ में जोड़ देंगे। तो हम लोग स्टार्ट नंबर खुद से 41 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे फाइंड। फाइंड में हमें क्या करना होता है, हमें फाइंड में क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट को ढूंढना होता है। हमने ये ढूंढा और हमने कॉमा किया। विद इन टेक्स्ट के लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब ये बोलता है स्टार्ट नंबर। तो स्टार्ट नंबर के लिए हमने ये लगाया है ना, तो +1 भी लगा देंगे, इससे वो 41 हो जाएगा और कॉमा करेंगे। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर, अभी लास्ट टाइम आपने देखा होगा जब मैंने ये जैन निकाला था तब मैंने 3 लिखा था। अब जरूरी नहीं है कि हमारे हर एक शीट 3 कैरेक्टर्स की ही हो, क्योंकि हमारी शीट का नाम डिफरेंट टाइप से हो सकता है। तो जितने भी कैरेक्टर का होगा वहां पे यहाँ पे डालेंगे, पर हर एक नेम के लिए अगर आप कैरेक्टर गिनने लग जाएंगे तो उसमें तो काफी टाइम लगेगा। तो हमें कोई फिक्स कैरेक्टर वैल्यू नहीं पता है, तो रैंडमली हम लोग कोई नंबर डाल देंगे, 10, 20, 15, जो भी हम लोगों को डालना होगा डाल सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप शीट का नाम कितना लिख सकते हो उतना लिख लो, 100, 200 कुछ भी लिख लो। मैंने 200 लिख दिया।
ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट को आप क्लोज करोगे और यहाँ पे आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से जैन निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है। एक बार मैं आपको यहाँ पे इस लोकेशन पे लेके चलता हूँ। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने मिड यूज किया है, सेल को भी यूज किया है यहाँ पर भी, और सेल को यूज किया है यहाँ पर। तो आपके माइंड में एक डाउट जा सकता है कि अगर हम लोग सिर्फ इतना करके ही निकाल सकते हैं तो हम सेल को क्यों यूज कर रहे हैं। वो मैं आपको समझाता हूं कि अभी हमारे पास ये यहाँ निकला हुआ है ना, ये टेक्स्ट हमारे पास अभी यहाँ निकला हुआ है। तो फॉर्मूला के अंदर उन्होंने C16 को यूज किया। अगर मान लीजिए हमारे पास यही नहीं निकला होगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, तो क्या यहाँ पे हमारा आंसर निकल सकता था? वॉज दैट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए हम लोगों ने इन फॉर्मूला के अंदर सेल नेम को भी डायरेक्टली यूज कर दिया। जैसे मैं आपको अब नेक्स्ट सेल पे समझाता हूँ। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा, यहाँ मैं फाइनल लिखता हूँ। क्या करना है हमको? सबसे पहले हम लोगों को लगाना है मिड फॉर्मूला। अब मिड फॉर्मूला में सबसे पहले जरूरत होती है टेक्स्ट की, और वो टेक्स्ट कौन सा है? वो है ये वाला। और ये टेक्स्ट कैसे निकला था? ये निकला था सेल फॉर्मूला यूज करके। तो हमने यहाँ लगाया एक सेल, और सेल के अंदर हमने क्या लिखा था? फाइल नेम। फाइल नेम लिखने के हम ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो इतने का मतलब क्या हुआ? वो हुआ ये, समझ गए? इतना करने के बाद अब मिड का फॉर्मूला बोलता है कि हम लोगों को इस टेक्स्ट में से कौन से नंबर से टेक्स्ट को स्टार्ट करना है कि हम निकाल सके उसको। तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया था? मैंने यूज किया था फाइंड फॉर्मूला। फाइंड को एक टेक्स्ट की जरूरत होती है जो कि है राइट स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमने इसको दिया और हमने कॉमा किया। फिर फाइंड का फॉर्मूला भी बोलेगा कि किस टेक्स्ट में से हम इसको निकालना चाह रहे हैं, और वो टेक्स्ट कौन सा है? ये वाला। और इसे निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया है जो कि है सेल फॉर्मूला। हमने इसको लगाया, फिर हमने यहाँ पर भी लिखा फाइल नेम, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हम फाइंड को पूरा का पूरा क्लोज कर देंगे। ठीक है, दो ब्रैकेट क्यों लगे हैं? एक लगा है सेल को क्लोज करने के लिए, और सेकंड लगा है फाइंड को क्लोज करने के लिए। और आपको ध्यान होगा कि फाइंड करने पर वो 40 कैरेक्टर दिखा रहा था, हमें उसको 41 करना था, तो हमने +1 उसके अंदर कर दिया। मतलब हम लोगों को इसमें एक और कैरेक्टर जोड़ लेना है। फिर हम कॉमा करेंगे। अभी पूछेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो रैंडम नंबर डाल देते हैं। मैंने 200 फिर से इसमें डाल दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे जैन निकल जाएगा। अगर मैं इनको डिलीट भी कर दूं ना, तो अब इन जगह पे तो फर्क पड़ेगा क्योंकि मैंने इस सेल का रेफरेंस दिया था, पर इस जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने सेल नेम को वहां पे डायरेक्टली यूज किया है। समझ रहे हो आप इस चीज को? अगर मान लो आप, मैं इसको कॉपी करता हूं, मैं यहाँ पे इस शीट पे, जो कि मैंने एक नई शीट ली है, शीट नंबर 3, यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक शीट नंबर 3 लिखा आ जाएगा। मैं एक और शीट ले लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ शीट नंबर 4 लिखा आ जाएगा। नई शीट लेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ शीट नंबर 5 आ जाएगा। यानी कि अब आप जितनी भी सीट्स लोगे उन सीट्स के अंदर आपका डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब जैसे मैं जनवरी पे आऊंगा या फरवरी पे आऊंगा, किसी भी सीट पे अगर आऊंगा ना, तो वहां पे आप देखोगे उसी सीट का नाम लिखा आ रहा होता है। तो आपको इस डेटा को अपडेट करने के लिए कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करना होता है। F9 से आप रिफ्रेश कर सकते हो, जिससे कि वहां डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और आपका शीट का नाम भी वहां पे अपडेट हो जाएगा। तो ये था सेल फॉर्मूला, और सेल फॉर्मूला की मदद से आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को तैयार कर सकते हो। इसी से रिलेटेड हम और भी प्रैक्टिकल लेके आएंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिकल और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।